हे एवरीवन, वेलकम टू क्लैट पॉइंट एंड लेट्स स्टार्ट। आज का हमारा द हिंदू न्यूज डिस्कशन चलिए शुरू करते हैं। काफी कुछ है डिस्कस करने के लिए। आगे बढ़ेंगे, शुरू करेंगे। उससे पहले क्लैट 2024 के जितने बच्चे भी तैयारी कर रहे हैं, हमारा रिवॉल्यूशन जो क्लैट पॉइंट लेके आया है क्लैट प्रेप के लिए, वो है मात्र 21,999 में क्वालिटी से भी अच्छा, मतलब जो बेस्ट पॉसिबल कंटेंट है वो आपके लिए लेके आ रहा है सिर्फ और सिर्फ 21,999 में। 7 बुक्स आपके घर पे आएंगी, मॉक टेस्ट है, पर्सनल मेंटरशिप है, सब कुछ तो है, लाइव क्लासेस हैं, अभी क्या चाहिए। तो इसके बारे में डिस्क्रिप्शन से ऐप डाउनलोड करके आप डेमो क्लास देख सकते हो। 2025 के लिए भी हमारा बैच जो है शुरू हो चुका है, तो वो भी आप डिस्क्रिप्शन से चेक कर सकते हो। अब देखिए, आज का जो पहला आर्टिकल है ना, वो होने वाला है किस चीज के ऊपर, आपको पता है? वो होने वाला है डिजिटल इंडिया एक्ट 2023। ऑल्दो अभी ये आया नहीं है और ज़्यादा इंफॉर्मेशन इसके बारे में पब्लिक डोमेन में आई नहीं है, लेकिन जितनी भी आई है ना उसके ऊपर हम बात करेंगे। कल द हिंदू में इस पे एक एडिटोरियल आया था, पर उसमें पूरे पॉइंट्स थे ही नहीं, तो मैंने थोड़ा सा और रिसर्च किया कल इवनिंग में, और फिर इंडियन एक्सप्रेस और भी जो न्यूज़पेपर हैं वहाँ से भी चीज़ें उठाई, तब आपके लिए कुछ कंटेंट निकला है। देखो, आप लोगों को बता दें कि हम लोग जो कंटेंट आप लोगों को दिखाते हैं पीपीटी पे, वो किसी वेबसाइट से तो उठा नहीं सकते, हमको न्यूज़पेपर से ही दिखाना है, अदरवाइज कॉपीराइट एंड फलाना ढिमकाना आपको पता ही है। तो इसीलिए मेरा ये भी प्रयास रहता है कि आपको नोट्स भी मिले जो आप नोट कर सको। तो इसीलिए फिर काफ़ी सारे न्यूज़पेपर से रिसर्च करने की नीड पड़ जाती है, जहाँ से आपके मतलब की कुछ चीज़ें निकल पाएँ। तो ठीक है, चलिए सबसे पहले देखो, एक इमेज है आपके सामने, इस इमेज से हम ना कुछ समझने की कोशिश करते हैं। आज की डेट में ना डिजिटल जो भी चीजें हो रही हैं उसको रेगुलेट करने के लिए हमारे पास आईटी एक्ट है। क्या नाम है? आईटी एक्ट 2000। ठीक है, अब जो नया एक्ट आ रहा है इसका नाम क्या है? डिजिटल एक्ट 2023। अब एक बात ध्यान से समझना, क्यों नीड पड़ी एक नया एक्ट लाने की? क्या आप इस बात से अपने आप को वाकिफ करते हो, या फिर इस बात से आप अग्री करते हो कि जो 2000 के समय में डिजिटल चीजों का यूज था, उसके यूज केस में और आज की डेट में यूज केस में बहुत अंतर आ गया है? कभी रील के बारे में सुना था क्या? मैं ये चीज सोच के मैं खुद भी ताजुब होता हूं। जब हम स्टार्टिंग में क्लासेस लेते थे तो हम शॉर्ट्स नहीं बनाते थे, मतलब मुझे ऐसा लगता था कि शॉर्ट्स टाइम पास है। बट अब समय की नीड ऐसी समझ में आ रही है मुझे कि आज का जो स्टूडेंट है ना, उसके पास टाइम नहीं है। फैक्ट है ये, उसके पास टाइम नहीं है। उसने जिम्मेदारियां उठा रखी हैं, उसने गेम्स खेलना है, उसने मोबाइल चलाना है, उसने फेसबुक चलना है, तो उसको कम समय में चीजें चाहिए। तो फिर शॉर्ट भी मैंने बनाने शुरू किया, हमने बनाने शुरू किए। मैं अपनी बात कर रहा हूं, आप और भी एजुकेशन चैनल का भी देखते होगे। तो कहने का मतलब ये कि आप बहुत तेजी से ना डिजिटल चीजों में चेंज आ रहा है। पहले जो चीजें सोची भी नहीं जाती थी वो हो रही हैं। तो बिल्कुल देयर इज अ नेसेसिटी, एक बहुत बड़ा गैप था जिसको फुलफिल करने के लिए इस एक्ट को चेंज करने की जरूरत थी। तो उसी को चेंज करने के लिए डिजिटल जो ये एक्ट आ रहा है 2023 का, ये आ रहा है। तो थोड़ा सा ना हम डिफरेंस समझ लेते हैं कि उस समय में और आज की डेट में क्या अंतर है। जैसे कि उस समय सिर्फ 5.5 मिलियन इंडियंस ऑन इंटरनेट यूज करते थे, आज की डेट में 850 मिलियन इंडियंस ऑन इंटरनेट हैं। मैं आपको एक बात बताता हूँ, आज की डेट में आप बहुत सारे यूट्यूबर्स को देखते हो जो बहुत फेमस हो चुके हैं, जैसे कि कैरी मिनाटी हो गए, या और भी बहुत सारे नाम है, आप जानते ही हो, आशीष चंचलानी हो गए, अमित भडाना हो गए। आपको ये बात पता है कि ठीक है, कंटेंट अच्छा होगा, बट उनसे अच्छे अच्छे कंटेंट आज की डेट में आ रहे हैं, लेकिन वो उस लेवल पे ग्रो नहीं कर पा रहे हैं जिस लेवल पे ये लोग कर चुके हैं। इसके पीछे रीजन ये लोग कोविड से पहले या फिर जियो से पहले, मैं बोलूंगा जियो आने से पहले ये लोग यूट्यूब पे आ चुके थे, तब से ये चैनल चला रहे हैं। जैसे कि मैं आपको इसको एक और एग्जाम्पल देता हूँ। इससे पहले मैंने एक कंपनी बनाई थी, उसका नाम लेट्स स्टडी था। आज की डेट में मैंने किसी एक एडटेक जाइंट को वो कंपनी सेल कर दी थी, वो यूपीएससी की कोचिंग थी। उस समय हमारे पास 2.5 लाख सब्सक्राइबर थे उस चैनल के ऊपर। क्यों थे मैं बताता हूं, क्योंकि मैंने वो आज से आई थिंक 5 साल पहले स्टार्ट किया था, जब मैं कॉलेज में था। उस समय लोग इतना ऑनलाइन थे नहीं। फिर जैसे ही जियो आया ना, तो जो बहुत सारे लोग उस समय ऑनलाइन नहीं थे वो भी ऑनलाइन आने लगे, और सब्सक्राइबर उन समय के लोगों का काफी बढ़ने लगा। तो ये एक जेन्युइन रीजन है। तो अब क्या हुआ, अगर मेरे मन में कोई एक नाम बोलेंगे ना जो डिजिटल इंडिया को बहुत आगे लेके आया है, सिर्फ और सिर्फ मैं आपको ये नाम बताऊंगा, जियो। इसमें ऐसा कुछ भी नहीं है कि मैं अंबानी जी का भक्त हूं या कुछ भी हूं। आप खुद ना बिना बायस होके बात सोचना। मैं आपको बता रहा हूं, मैंने भी जिम्मेदारियां उठाई है ना कॉलेज में। तो हम जब जिम्मेदारियां उठाते थे कॉलेज में, तब हमें 400 रुपए में 1 GB मिलता था 1 महीने के अंदर। और फिर उस 1 महीने के अंदर वो 1 GB को पूरे 1 महीने चलाना होता था। तो यूट्यूब तो खोलना मतलब वो होता था कि यार ये
तो दूर की ही बात है, आप चैट भी थोड़ा थोड़ा करके फिर नेट ऑफ कर देते थे, क्योंकि फिर जो जिम्मेदारी उनसे बात भी करनी रहती थी ना। तो ये समय था, हम लोगों ने वो समय देखा है। और हमसे भी जो पहले वाले, उन्होंने क्या समय देखा है, उन्होंने वो मैसेज पैक 100 मैसेज कर डला के दिन में 4 सिम रखते थे, और एक मैसेज कर रहा है फिर दूसरे मैसेज आ रहा है जो नॉर्मल टेक्स्ट मैसेज होते हैं। तो अब आप लोग तो भाई अलग ही लेवल पे खेल रहे हो, आप लोग तो जिम्मेदारियां वीडियो कॉल पे उठा सकते हो, बट हमारे टाइम पे अब है, पहले नहीं था। ऑल्दो इतना समय पुराना नहीं है मेरा, लेकिन जब मैं कॉलेज में था तब तो नहीं था। पर जियो आया ना भाई, इसने सब चीजों को रिवॉल्यूशनाइज कर दिया यार। सारे जितने डेटा वाली कंपनीज थी ना, सबके पैक नीचे आ गए। 300 रुपए में आपको पर डे 1 GB 2 GB मिलता है उस समय। ये आप बिलीव कर लो, अगर आप अभी इस जो 12th में बच्चे होंगे उनको तो नहीं पता होगा, जो कॉलेज वाले होंगे उनको पता होगा। आप बात करना अपने पेरेंट्स से या अपने बड़े भाइयों से, वो बताएंगे कि यार एक्चुअल में वो 1 GB मिलता था, और वो भी ये 4G की जो स्पीड है ना, इस पे नहीं मिलता था। 3G या 2G, 3G तो उस समय बहुत बड़ी चीज होती थी, 2G पे ज्यादा मिलता था। तो ये वाली बात है। चलो अब आ जाते हैं वापस से अपने सेशन के ऊपर। देखो मेरा काम ना सिर्फ पढ़ाना नहीं है, तुम्हें एक पर्सपेक्टिव भी डेवलप कराना है, तुम्हें लाइफ में एक अच्छा थिंकर बना के आगे बढ़ाना है, तुम्हें दुनिया भर का ज्ञान भी देना है। पढ़ाने में तो पढ़ाया ही जाएगा आपको, लेकिन आपको देश दुनिया में सारी चीजें अपडेट्स रखना भी मेरा काम है, तो वो भी मेरी कोशिश रहती है। चलो तो भाई देखो, आप यहीं पे देख रहे हो कि किस लेवल पे मैसिव चेंज आया है लोगों के अंदर। अब देखो कुछ प्रॉब्लम्स भी हो गई हैं जब इंटरनेट इतना ज्यादा यूज होने लगा है, जैसे कि कैट फिशिंग। कैट फिशिंग क्या होती है? कैट फिशिंग है कि भाई एंजल प्रिया जो हैं कोई एक आईडी बना ली हैं, अब वो जो हैं किसी बंदे को, प्रेम भाई को मैसेज करी जा रही हैं कि भाई तुम मुझे बहुत अच्छे लगते हो, ये वो। तो प्रेम जो है वो फंस गए हैं। अब इन्होंने कुछ बातें कर ली, इनकी रिकॉर्डिंग कर ली गई, और भाई अब इनको धमकी दी जा रही है। तो ये हो गया। फिर एक होता है डॉक्सिंग। मुझे कमेंट सेक्शन में कोई बताएगा डॉक्सिंग का मतलब क्या है? पॉज करके लिखो, मैं तो अभी सेशन में बता ही दूंगा आपको। फिर एक होता है साइबर स्टॉकिंग। साइबर स्टॉकिंग क्या होता है बताओ? साइबर स्टॉकिंग बिल्कुल सिंपल है। अब डिजिटली, अब जैसे आप में से बहुत सारे लोगों की आदत होगी इंस्टाग्राम में किसी की आईडी ओपन करके देख लेना। भाई ये स्टॉकिंग नहीं है, ये तो चलो आपने ओपन कर लिया, 1-2 बार देख लिया। पर स्टॉकर मतलब फिर वो एक एक मूवमेंट देख रहे हैं, फेक आईडी बना के चेक कर रहे हैं, तो वो वाली चीज हो जाती है। फिर एक साइबर ट्रोलिंग। साइबर ट्रोलिंग तो पता ही है, आज की डेट में बहुत ही कॉमन है। जैसे कि इसका मैं बेस्ट एग्जांपल आपको दे दूं। आपको याद है कुछ दिन पहले क्रिकेटर अर्शदीप जो है उन्होंने बॉलिंग करी थी, और लास्ट गेंद पे वो जो हैं छक्का खा गए थे। तो पाकिस्तान के काफ़ी सारे हैंडल से ना उनको इंडिया में वो किया जा रहा था डिफेम, कि भाई इंडिया छोड़ दो, ऐसा ऐसा। जबकि वो इंडियंस नहीं कर रहे थे, पाकिस्तानीज कर रहे थे। तो वो लेकिन एक तरीका था साइबर ट्रोलिंग का। समझ में आई बात? इसके बाद फिशिंग। फिशिंग मतलब कोई लिंक आपको भेज दी गई है, और उसके बाद जो है आपको पता ये पड़ रहा है कि आप उस लिंक पे क्लिक कर रहे हो, तो आपकी चीज़ें जो हैं वो पूरी की पूरी हैक हो जा रही हैं। डॉक्सिंग जो है ना, इसका मतलब होता है, ठीक है, क्योंकि मैं भी थोड़ा सा कंफ्यूज हो गया हूँ डॉक्सिंग को लेके। डॉक्सिंग और ये जो गैस लाइटिंग है ना, इसको लेके मैं भी थोड़ा सा कंफ्यूज हुआ हूँ, तो इसीलिए मैं फ़ोन ओपन करके इसको देख के आपको फिर बताना चाह रहा था। देखो यहाँ पे 2 टर्म लिखी हुई हैं, एक लिखी हुई है डॉक्सिंग और एक है गैस लाइटिंग। आप कहोगे सर हमें इससे क्या लेना देना? भाई पूछ सकते हैं आपसे एग्जाम में, यार डॉक्सिंग का मीनिंग क्या है, गैस लाइटिंग का मतलब क्या है, तो वही अपन देख रहे हैं। ठीक है, हाँ चलो, डॉक्सिंग का तो मुझे याद आ गया। डॉक्सिंग का मतलब पता है क्या है? जैसे कि मान लो एक जर्नलिस्ट हैं जिनका नाम है कजत शर्मा, ठीक है। कजत शर्मा के मैं शो पे गया जिसका नाम था नाम की अदालत। उस शो पे मैं गया, उन्होंने मेरे से कुछ ऐसे क्वेश्चन पूछ लिए कि मेरा भाई सेंटीमेंट हर्ट हो गया, कि मेरी बेइज्जती हो गई। मैंने क्या किया, कजत शर्मा का नंबर जो है ना वो पब्लिकली वायरल कर दिया कि मैं भाई शाहरुख खान जितना बड़ा पर्सनैलिटी हूँ इंडिया में, मैंने वो नंबर पब्लिक कर दिया कि इस बंदे को भाई गाली दो, अब्यूज करो। तो सब उसको फोन करके उसको तंग कर रहे हैं। तो ऐसी चीजों को क्या बोलते हैं? डॉक्सिंग। अब दूसरा जो टर्म है जिसको हम बोलते हैं गैस लाइटिंग, इसका मतलब क्या होता है? चलिए इसको भी देख लेते हैं। डॉक्सिंग क्लियर हुआ ना? ठीक है, अब गैस लाइटिंग की हम बात करते हैं। गैस लाइटिंग का मतलब क्या है? जैसे कि मैं जो है ना, मेरे पास कोई बच्चा है जो पढ़ने के लिए आता है, ठीक है। हमारे पास 100 बच्चे हैं जो पढ़ने के लिए आ रहे हैं, उसमें से 99 बच्चों को मैंने ये भड़का दिया कि इस बच्चे को ना बोलो तुमसे कुछ नहीं होगा, तुम्हारे बस का नहीं है, तुम्हारे बस का नहीं है।
और सब लोग उसको साइकोलॉजिकली इतना इंपैक्ट करने लगे कि उसको एक्चुअल में लगने लगा कि मेरे बस का नहीं है। ये जो प्रोसेस होती है ना, इसको बोलते हैं गैस लाइटिंग। तो ये कुछ डिजिटली आज की डेट में जो चीजें हो रही है ना, उसके एग्जाम्पल्स हैं, और क्यों हमें अब नया चेंज की जरूरत है, क्योंकि पहले तो था ही नहीं, अब है ना यार, तो अब कुछ लॉज इन पे आने चाहिए। तो डिजिटल इंडिया एक्ट 2023 जो है वो आने की बात है। अब देखते हैं कि इसमें क्या चीजें आती हैं, क्या नहीं आती हैं। कुछ पॉइंट्स जो एडिटोरियल में निकले थे ना, वो मैं आपके साथ डिस्कस करता हूं। जैसे कि सबसे पहला एक इसमें पॉइंट है कि क्यों नीड है, तो नीड है भाई, समय के साथ चीजें चेंज हो गई, वो मैंने आपको बताया। दूसरा देखो, एडिटोरियल में एक बात बोली गई थी कि जो ये इंटरमीडियरीज हैं, इनको सेफ हार्बर मिलती है, वो इस एक्ट में कहीं खत्म तो नहीं कर दी जाएगी। अब इसका क्या मतलब है, देखो इंस्टाग्राम पे कोई किसी के खिलाफ कुछ उल्टा सीधा लिखे तो प्रॉब्लम किसकी होगी, जो इंस्टाग्राम पे लिखेगा, जो ट्विटर पे जो बंदा लिखेगा। जस्ट टेक एन एग्जांपल, मिस्टर एक्स ने डिफेमेटरी कमेंट लिख दिया एमएस धोनी के बारे में, तो एमएस धोनी मिस्टर एक्स को पकड़ लेंगे। लेकिन जो ये इंटरमीडिएट प्लेटफॉर्म है जैसे कि इंस्टाग्राम, ट्विटर, इनकी कोई लायबिलिटी नहीं है। तो यही क्या होता है, सेफ हार्बर इन इंटरमीडिएट्स को दिया गया था। लेकिन अब ना जो राइटर थे वो ये कह रहे हैं कि भाई लग नहीं रहा है कि इस बार सरकार इसको सेफ हार्बर देगी, जो कि गलत है। गलत क्यों है, इस पर हम अभी बात करेंगे। और फिर इन्होंने कुछ एग्जांपल्स दिए हैं कि रिसेंटली सरकार ने कुछ कदम उठाए जो कि इन लोगों के लिए ऑलरेडी खराब है। जैसे कि 2022 अक्टूबर में एक अमेंडमेंट आया था जिसमें यह बोला गया था कि भाई जैसे मान लो किसी बंदे ने कुछ गलत ट्वीट किया, उस ट्वीट के उसके अकाउंट को डिलीट कर दिया। अब अगर वो बंदा अपील करेगा तो गवर्नमेंट के द्वारा पैनल अपॉइंट होगा, वो डिसाइड करेगा कि सही है कि नहीं है। तो जस्ट टेक एन एग्जांपल, कोई बंदा किसी एक पॉलिटिकल पार्टी के अगेंस्ट में कमेंट करता है और पॉलिटिकल पार्टी को लगता है कि खराब है, तो फिर तो उस बंदे का अकाउंट डिलीट करती रहेगी। तो ये एक इशू हुआ था। इसके बाद गवर्नमेंट ने जनवरी 2023 में आईटी मिनिस्ट्री ने प्रपोज किया था कि जो फेक और फॉल्स जो है ना, प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो जो गवर्नमेंट की साइट है पीआईबी, कोई भी ऐसी न्यूज जो फॉल्स है या फेक है अकॉर्डिंग टू पीआईबी, तो इंटरमीडिएट्स को जैसे कि ट्विटर हो गया या जो भी हो गए, इनको ये डिलीट करनी पड़ेगी। तो राइटर ये बोल रहे हैं कि इतना ज्यादा चीजों को ना गवर्नमेंट के अंडर में लेना सही नहीं है, फिर तो ये जो इंटरमीडिएट प्लेटफॉर्म है ये वर्क ही नहीं कर पाएंगे। दूसरा कि कोई नया यहाँ पे आके फिर काम भी नहीं करना चाहेगा। जैसे कि कोई नई सोशल मीडिया वेबसाइट बननी चाहे तो वो कहे कि यार इंडिया में तो इतनी कॉम्प्लिकेशन है, हटाओ, तो वो वाली चीज हो जाती है। सेफ हार्बर का प्रोविजन ना पहली बार यूएस में आया था अंडर सेक्शन 230 ऑफ यूएस कम्युनिकेशन डिसेंसी एक्ट 1996। मेन पर्पस क्या था कि बिजनेस बढ़े, ये जो इंटरमीडिएट्स हैं ये काम अच्छे से कर सकें। समझ रहे हो भाई, अगर इंटरमीडिएट्स ही परेशान होते रहेंगे तो फिर वो कहेंगे यार इंस्टाग्राम ही क्यों चलाना, बंद कर दो, हम ही नहीं चलाना। भाई अगर उनको हर चीज में फंसाओगे, अब वो कैसे रिस्पॉन्सिबल हैं। जैसे कि आपको मैं एक और एग्जांपल देता हूं, जस्ट टेक एन एग्जांपल कि आपके यहाँ पे ना शादी का फंक्शन हो रहा है, ठीक है। अब आपने सिंगिंग के लिए एक बंदे को रखा वहां पे, वो बंदा आके वहां पे गाली गलौज करने लग गया। पर फैक्चुअली देखो तो ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है ना यार, आप ये उस कंपनी की रिस्पॉन्सिबिलिटी है जिसने आपको पैसा दिया था, जिसको आपने पैसा दिया था कि आके सिंगिंग करो। तो अब अगर इन इंटरमीडिएट्स को जो वैसे भी कॉम्प्लिकेटेड करी जा रही है सरकार के द्वारा चीजें, अगर ये और कर दी जाएंगी तो ये इंटरमीडिएट्स विल बी इन वेरी डिफिकल्ट सिचुएशन एंड दे माइट बी थिंक कि भाई फिर तो काम ही ना करें, ऐसे इस तरीके की चीजें हैं। और अब तो एलन मस्क जैसे लोग हैं ट्विटर पे बिल्कुल सरके हुए, तो ये चीज है। इसके बाद देखिए कल एक बड़ी देश के लिए बड़ी क्या बोल सकते हैं, प्राउड मूवमेंट था। नट्टू नट्टू सॉन्ग जो है RRR मूवी का, इसको यहाँ पे गोल्डन ग्लोब अवार्ड तो मिला ही था, अब ऑस्कर भी मिल गया है। पहले देखो एक शॉर्ट वीडियो कल मैंने बनाया था इसके ऊपर, आप लोगों ने देखा होगा, उसमें मैंने काफी सारी इंफॉर्मेशन इनसे रिलेटेड कर दी थी, लेकिन एक बार रिवाइज टाइप का कर लेते हैं और कुछ नई चीजें हैं। मैंने क्वेश्चन भी पूछा था उस शॉर्ट में कि इससे पहले जो 5 इंडियंस हैं जिनको ऑस्कर मिला हुआ है वो कौन है। तो हमारे एक स्टूडेंट हैं प्रेम विश्वकर्मा, तो इन्होंने ये जवाब दिया है एंड आई थिंक इट्स करेक्ट, नाम सही है। एक बार आप लोग ईयर और ये मैच कर लेना, अपने नोट्स में ये डाल देना, ठीक है। पीडीएफ में अभी टेलीग्राम पे डाल दूंगा, टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लो, तो वहां से भी आप लिख सकते हो। हुआ क्या है देखो, पहले तो थोड़ा सा बात कर लेते हैं गोल्डन ग्लोब अवार्ड के बारे में। गोल्डन ग्लोब अवार्ड में पहले RRR को बेस्ट सॉन्ग कैटेगरी में मिला था। गोल्डन ग्लोब अवार्ड जो है ना वो टीवी और फिल्म दोनों कैटेगरी में दिया जाता है। मतलब जैसे कि हमारे यहाँ पे सास बहू और साजिश और कसौटी जिंदगी कैसे टीवी आते थे, फिर मूवीज आती थी, तो कोई ऐसा अवार्ड जो दोनों कैटेगरी में दिया जा रहा है। वहीं जो ऑस्कर है ना गाइस, ये सिर्फ और सिर्फ मूवीज की कैटेगरी में दिया जाता है, ठीक है। पहली चीज तो ये क्लियर हुई, बहुत अच्छी बात है।
अब दूसरी बात, ऑस्कर अवार्ड को एकेडमी अवार्ड भी कहते हैं। क्या कहते हैं? एकेडमी अवार्ड। क्यों बोलते हैं? क्योंकि एकेडमी ऑफ मोशन पिक्चर एंड साइंस के द्वारा दिया जाता है। देखो बहुत इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है आपके एग्जाम के लिए और ये ध्यान रखिएगा, एकेडमी ऑफ मोशन पिक्चर एंड साइंस के द्वारा दिया जाता है, तो इसीलिए आप इस चीज को समझिए कि इसको एकेडमी अवार्ड भी बोलते हैं। इस बार का जो अवार्ड था ना, इसका नाम था 95th एकेडमी अवार्ड। क्या था? 95th एकेडमी अवार्ड या फिर 95th ऑस्कर था। लॉस एंजलिस में ये पूरा प्रोग्राम हुआ था। बेस्ट एक्टर का अवार्ड जो है ना वो मिला है ब्रेंडन फ्रेसर को फॉर द मूवी द वेल। देखो बहुत सारे अवार्ड मिलते हैं लेकिन सारे काम के नहीं, कुछ जो पूछे जा सकते हैं वो देख लेते हैं। बेस्ट एक्टर का मिला है ब्रेंडन फ्रेसर को फॉर द वेल। बेस्ट एक्ट्रेस को मिला है मिचेल यो फॉर एवरीथिंग एवरीवेयर ऑल एट वंस। इन दोनों की इमेज देख लो, ये हैं आपके एक्टर जिनको बेस्ट मिला है, ये हैं एक्ट्रेस जिनको बेस्ट मिला है। देख लो अच्छे से, ठीक है। चलो देख लिया, वापस मुड़ जाते हैं पीछे। इसके बाद बेस्ट डायरेक्टर मिला है डेनियल क्वान एंड डेनियल स्नाहट को फॉर एवरीथिंग एवरीवेयर ऑल एट ए वंस। तो एक्ट्रेस एंड डायरेक्टर सेम चीजों के मिले हैं। ओरिजिनल सॉन्ग नट्टू नट्टू RRR। बेस्ट साउंड टॉप गन मैवरिक, ये जो आपके टॉम क्रूज की मूवी थी। बेस्ट एडेप्टेड स्क्रीन प्ले वुमेन टॉकिंग। और एक और इंडिया ने प्राउड मूवमेंट करा है, वो है बेस्ट डॉक्यूमेंट्री शॉर्ट फिल्म कैटेगरी में द एलिफेंट विस्पर्स, जिसको कार्तिकी गोंसलेव्स एंड गुनीत मोंगा के द्वारा डायरेक्ट किया गया था। तो ये नेटफ्लिक्स पे ये है भी डॉक्यूमेंट्री, देखना चाहो देख लेना। तो ये कुछ ऐसे अवार्ड्स थे जो आपसे पूछे जा सकते हैं, बाकी मैंने आपको बता दिया है। ऑस्कर अवार्ड के बारे में थोड़ी सी और चीजें जान लें। पहले RRR के बारे में थोड़ी सी चीज जान लो। RRR मूवी में देखो ये जो ये महल यूज हुआ है ना, आपको जान के ताज्जुब होगा कि ये जो महल है ना, ये किसी और का नहीं, ये व्लादिमीर जेलेंस्की का है, जो कि यूक्रेन के प्रेसिडेंट हैं। अब आप में से काफी सारे लोग सोच रहे होंगे कि सर ये तो बड़ी चीज हो गई, कैसे दे दिया उसने। भाई देखो वो भी पहले एक्टर रहे हुए हैं, तो थोड़ा सा क्या पता इस लाइन को समझते हो, तो उन्होंने इसलिए कर दिया है। कॉमेडियन एक्टर ये दोनों रहे। क्लैट 2022 में या 21 में क्वेश्चन भी आया हुआ है कि जेलेंस्की इनमें से क्या नहीं थे या क्या हैं। आई थिंक ही वॉज ए लॉयर ऑल्सो। तो ये चीज है, ठीक है। RRR राइज रोर रिवोल्ट, और इसका तमिल वर्जन का भी कुछ कुछ नाम है, ऐसा ही देख लेना वो, ठीक है। तो दिस इज इट, बढ़ते हैं आगे। चलिए, CGI रिफर्स पेटिशंस ऑन सेम सेक्स मैरिज टू कॉन्स्टिट्यूशन बेंच। तो ये आज की न्यूज में फिर फ्रंट पेज पे आया है। सेम सेक्स मैरिज क्या होती है मैंने कल आपको बता दिया है। गवर्नमेंट ने कोर्ट को इनडायरेक्टली ये कहा है कि भाई इतना ज्यादा चीजें अपने हाथ में मत लो, रूल्स रेगुलेशन कानून बनाना जो है वो पार्लियामेंट का काम है, आप इसमें इंटरफेयर मत करिए। प्लस अगर आप ऐसा करेंगे तो देश के लोगों की जो भावना है वो आहत होंगी। अब यहाँ पे क्या है, CGI ने कॉन्स्टिट्यूशन बेंच को ये मैटर सौंप दिया है। अब ये मैटर में अगर कॉन्स्टिट्यूशन बेंच ने ये कह दिया कि सेम सेक्स मैरिज जो है वो लीगल है, तब देश में क्या माहौल होगा वो देखने वाली बात है। प्लस गवर्नमेंट तो ऑलरेडी अभी थोड़ा सा गुस्से में है कि यार बहुत ज्यादा जुडिशरी इंटरफेयर कर रही है, तो वहां से भी कुछ दिक्कत होगी तो पता पड़ेगा। देखो आपको पता है इंदिरा गांधी जी की जब सरकार थी ना, ऐसा ही नहीं कि पहली बार हो रहा है, इंदिरा गांधी जी की जब सरकार थी तब सुप्रीम कोर्ट वर्सेस इंदिरा गांधी जी की सरकार बहुत था यार। मतलब एक फैसला सुप्रीम कोर्ट का आ रहा है तो सेकेंड डे जो है फिर इंदिरा गांधी जी उसके अगेंस्ट में कुछ लॉ ले आ रही हैं, मतलब सेकेंड डे मतलब उसके बाद वो स्टेप उठा रही हैं, फिर पता पड़ रहा है फिर सुप्रीम कोर्ट कोई वर्डिक्ट आ रहा है, फिर इंदिरा गांधी जी कोई लॉ ले आ रही हैं। आप लोगों को केशवानंदा भारती केस पता है जिसमें बेसिक स्ट्रक्चर आया था, पर आपको ये नहीं पता होगा कि बेसिक स्ट्रक्चर ना किस कीमत पे आया था। उस समय ना जो सबसे 3 सीनियर मोस्ट जज थे सुप्रीम कोर्ट के, उनको इग्नोर करते हुए जो 4th या 5th आई थिंक सीनियर थे कैटेगरी में, उनको CGI बनाया था। जबकि एक प्रेसिडेंट क्या है कि CGI विल बी द मोस्ट सीनियर जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट, उसी को प्रमोट किया जाएगा। तो ये किया गया था उस समय की गवर्नमेंट के द्वारा। और आपको और जान के ताज्जुब होगा कि भाई उन जो तीनों जजेस ने जिनको बाईपास करके जो उनसे लोअर सीनियरिटी में थे उनको जब CGI बना दिया था, उन तीनों जजेस ने अगले दिन ही रिजाइन कर दिया था अपनी पोस्ट से। तो ये चीजें होती हैं, पहले भी हुई हैं बहुत ज्यादा। फिलहाल तो अभी इस तरीके का कुछ भी नहीं है, लेकिन हाँ इंदिरा गांधी जी के समय में बहुत ज्यादा ये था। इमरजेंसी तक तो लगाई गई थी, आपको पता होगा, जब इलाहाबाद हाई कोर्ट ने एक वर्डिक्ट दे दिया था। कभी डिस्कस करेंगे वो, ठीक है, आज नहीं। तो ये वाली चीज है। इसके बाद सऊदी ईरान के बीच में कुछ मैटर हो रहा है। क्या हो रहा है, सऊदी अरेबिया और ईरान जो है ना, इनका रिलेशन बड़ा खराब रहता था।
आपको याद होगा हम कितनी बार न्यूज़ पढ़ते हैं कि सऊदी अरब के ऑयल टैंकर्स पे याउथीज रिबल्स ने अटैक कर दिया या कुछ भी इस तरीके की चीज़ें। याउथीज रिबल जो हैं वो किसके द्वारा बैक किए जाते हैं, ईरान के द्वारा किए जाते हैं। तो अभी क्या हुआ इन दोनों के बीच में ना, चाइना ने ब्रोकर का, मतलब ब्रोकर नहीं बोलते हैं, चलो हटाओ, मीडिएटर का काम किया है। तो मीडिएटर का काम करते हुए इन दोनों के बीच में दोस्ती कराने की कोशिश करी है और रिलेशन बेटर करने की कोशिश करी है। तो दोनों ने एक दूसरे की कुछ कुछ बातें मानी हैं। एग्रीमेंट की क्या टर्म्स हैं ये तो प्रॉपर अभी सामने नहीं आई हैं, बट हाँ चीज़ें बेटर हो सकती हैं दोनों के बीच में। तो ये चीज़ है जो यहाँ पे न्यूज़ में थी, ठीक है। अब ईरान के बारे में मैंने आपको बता ही रखा है, ईरान न्यूक्लियर डील एंड ऑल। वैसे ईरान को हल्का में मत लेना, ईरान जो है टेक्नोलॉजी के मामले में बहुत आगे है। अगर आप विश्व के टॉप 4-5 कंट्रीज़ का नाम रखोगे ना जो ड्रोन बनाने में बहुत एक्सपर्ट है, उसमें से एक ईरान है। मैंने लास्ट टाइम आपसे क्वेश्चंस भी पूछे थे, आप लोगों ने जवाब दिया था। एंड मैं आपसे जब भी क्विज में क्वेश्चन पूछता हूँ प्लीज़ उसे कमेंट सेक्शन में जवाब जरूर दे के जाया करो। वीडियो को लाइक करा करो, शेयर कर दिया करो, सब्सक्राइब किया करो चैनल को, क्योंकि आप ही लोगों के लिए मेहनत कर रहे हैं। आपको मैं एक बात बता देता हूँ, ऐसा नहीं है कि कोई बड़ाई कर रहा हूँ या कुछ कर रहा हूँ, बट आप लोग जितने भी हिंदूज देखते हो मोस्ट ऑफ द चैनल्स पे, वो न्यूज़पेपर का सिर्फ रीडिंग या फिर उसका थोड़ा बहुत बताया जाता है। वो रीज़न ये रहता है कि उनको भाई वो अपने पेड कोर्सेज में भी पढ़ाना है। बट हमारे जो पेड कोर्सेज के बच्चे हैं उनको पता है कि मैं उनको क्लास में भी बात बोलता हूँ कि यार ये जो द हिंदू है ना, ये ऐसा है कि आपको टॉपिक्स यहाँ से सारे मिलने वाले हैं, प्लस जो क्लासेज वहाँ होती हैं वो होती हैं, लेकिन यहाँ से भी सब कुछ मिलेगा, क्योंकि हर टॉपिक जो इंपॉर्टेंट होता है डिटेल में डिस्कस होता है और अलग है चीज़ें। आपको यही रिक्वेस्ट है कि भाई आप लोगों को थोड़ा सा इंटरेक्शन रखा करो। अब जैसे मैं आपसे क्वेश्चन पूछूं तो बताओ। अब आज का मेरा आप लोगों से क्वेश्चन है वो ये है कि मुझे ये बताओ, रशिया ने एक कंट्री को एनेक्स किया था, ठीक है, जिसके बाद इसको G8 ग्रुप से निकाल दिया गया था, जो कि आज की डेट में G7 है। तो वो जगह का नाम बता दो, ठीक है। चलिए, तो ये था गाइज हमारा आज का सेशन। आई होप आपको ये सेशन अच्छा लगा हो, एंड इफ यू हैव लाइक द सेशन डोंट फॉरगेट टू लाइक दिस वीडियो, शेयर दिस वीडियो, सब्सक्राइब आवर चैनल, ठीक है। हंसते रहो, मुस्कुराते रहो, पढ़ाई करते रहो, एंड प्लीज़ डू विजिट आवर कोर्सेज ऑन आवर एप्लीकेशन। रिवॉल्यूशन लेके आए हैं, बट आपके बिना तो रिवॉल्यूशन सक्सेसफुल नहीं हो पाएगा। तो एटलीस्ट जाके चेक करो, डेमो क्लास देखो, अच्छा लगता है तो इनरोल कर लेना। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।